उमेशपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और अशरफ को खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से भून दिया जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक घटना है, लेकिन इस घटना के पीछे बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इस पूरे केस का एनालिसिस करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, यूपी में रामराज्य चल रहा है। खुलेआम लोगों के एनकाउंटर और हत्या कर दी जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को अरेस्ट कर लिया गया। उसका बेटा असद भी इस केस में वांटेड था, लेकिन बाद में असद को झांसी में पकड़ लिया गया और पुलिस के अनुसार जब उसने भागने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जिस तरीके से यूपी पुलिस का रवैया चल रहा है, उस तरीके से असद का एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में आ जाता है कि वो एनकाउंटर सच था या फिर फेक एनकाउंटर किया गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। इससे पहले भी एक बार उनको प्रयागराज लाया जा चुका था। दोनों प्रयागराज जेल में थे कि अचानक से जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक बयान आ जाता है, जिसमें उन्होंने पुलवामा में हुए अटैक में हुई लापरवाहियों के बारे में बताया। उस बयान में उन्होंने पुलवामा में हुए हमले के बारे में ऐसे ऐसे राज खोले जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। इस पूरे बयान में उन्होंने सीधे सीधे पुलवामा अटैक के लिए सरकार को दोषी ठहराया। ये बहुत बड़ी बात है, इससे पूरी की पूरी सरकार भी गिर सकती है। सत्यपाल मलिक के पूरे बयान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। एक दिन पहले ये बयान आया था जब पूरे देश में हलचल मच गई थी, और उसके बाद अचानक ही अगले दिन रात को एक खबर मिलती है जिसमें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? आपको क्या लगता है? 3 लड़के जो कि सिर्फ 18 साल से 23 साल के बीच की उम्र के हैं, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। देखिए इन 3 लड़कों को। अरुण मौर्य जो कि हमीरपुर से हैं, सनी सिंह कासगंज से हैं और लवलेश तिवारी जो कि बांदा से हैं। अब आइए इन तीनों लड़कों के थोड़ा सा बायोडाटा जान लेते हैं। पहले बात करते हैं लवलेश तिवारी के बारे में। इसके पिता के अनुसार ये ड्रग एडिक्ट है और 4-5 साल पहले इसने एक लड़की को थप्पड़ मारा था, जिसके लिए इसने 1.5 साल की सजा भी काटी थी। अब इसकी अगर आईडी उठाकर देखा जाए तो ये अपने आप को बजरंग दल का पदाधिकारी कहता है, और ये भी लिखता है कि ये शास्त्रों वाला हिंदू नहीं है, ये शस्त्रों वाला हिंदू है। समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं सन्नी सिंह की। ये हमीरपुर का रहने वाला है और इस पर अब तक 14 मुकदमे दर्ज हैं। और तीसरा है अरुण मौर्य। ये कासगंज का रहने वाला है और अभी नाबालिग है, लेकिन असले की तस्करी करने के जुर्म में ये जेल काट चुका है। इन तीनों के बायोडाटा से ये पता चलता है कि इन तीनों की ही कोई इतनी हाई प्रोफाइल हिस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कदम उठा सके, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। क्योंकि इन्होंने इस घटना को अंजाम देते हुए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था वो कोई आम पिस्टल नहीं थी, वो तुर्की की जिगाना पिस्टल थी, जो कि एक बार में 15 राउंड फायर कर सकती है और जो इंडिया में बैन है, प्रतिबंधित है। इस पिस्टल की कीमत भी 5 से 7 लाख रुपए है। तो फिर कैसे इन हत्यारों के हाथ में ये पिस्टल आई? किसने ये पिस्टल इन लोगों को प्रोवाइड कराई? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन लोगों का खुद का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि ये इतनी महंगी पिस्टल अफोर्ड कर सके, और वो भी वो पिस्टल जो कि इंडिया में बैन है। जब हत्या के बारे में इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि ये अतीक को मारकर नाम कमाना चाहते थे। वो तो पुलिस ज्यादा थी इसलिए पकड़ में आ गए, वरना भाग जाते। लेकिन भविष्य में इनको उसका फायदा जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। जब बिल्किस के अपराधियों को फूल मालाएं पहनाई जा सकती हैं, जब मॉब लिंचिंग का जनता समर्थन कर सकती है, जब हरियाणा के मोनू मानेसर जैसे लोगों के लिए महापंचायत बुलाई जा सकती है, तो फिर इन लोगों को समर्थन, इन लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। और फायदा तो दिख रहा है ना। कितने लोग हैं जो अतीक अहमद और अशरफ की मौत पे खुश हैं? कितने भाजपा के नेता हैं जिनकी ऐसी प्रतिक्रिया आई है कि वो कितनी खुशी मना रहे हैं इनकी मौत पर? जो अंधभक्त हैं वो सिर्फ धर्म के चश्मे से इसको देख रहे हैं और इसलिए इन हत्याओं पर खुश हैं, और जो ये हत्यारे हैं इनको अपना हीरो मान रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाओं पर आपकी नजर डालना चाहूंगी। देखिए अतीक अहमद की मौत के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया भाजपा के नेता और उसके समर्थकों की आई है। ये है स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के नेता। इनका कहना है कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। आप इसके ट्वीट का समय देखिए। 10:30 बजे अतीक अहमद की हत्या हुई थी
और इनका जो ट्वीट है वो है 10:50 का। उतना उतावलापन था इनको ये ट्वीट करने का, हालांकि अब इन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया है। ये है प्रांशु दत्त द्विवेदी। इनका कहना है, आज जो हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा माफिया बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। सबको मिट्टी में मिला दिया, सबको मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाने की बात किसने कही थी? ये बात तो योगी आदित्यनाथ ने कही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो भाजपा के नेता है ये अपने ट्वीट से ये जाहिर कर रहे हैं कि ये जो कांड हुआ है, ये जो हत्याकांड हुआ है, ये योगी सरकार ने करवाया है। इसके बाद इनको देखिए, कैलाश विजयवर्गीय। इनका कहना है कि जब राक्षसों का संहार होता है तब पृथ्वी का भार कम होता है। इसके अलावा ये मिलिंद खांडेकर ये बता रहे हैं अपने ट्वीट में कि उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कुछ फैसले आसमान से होते हैं, ये कुदरती फैसला है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे ट्वीट भी दिखाती हूँ जिसमें अतीक अहमद की हत्या के बाद लोग योगी आदित्यनाथ की सराहना करते दिख रहे हैं। इसको देखिए, ये है वैदिक बयानी। ये कह रहे हैं कि शॉट डेड ऑन लाइव कैमरा, व्हेन योगी जी सेड इट ही मीन इट। इसका मतलब है कि लाइव कैमरे पे मार दिया गया। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये अपने ट्वीट से साफ साफ ये दर्शा रहा है कि इसका मानना है कि ये काम योगी आदित्यनाथ ने ही करवाया है। ये एक और है अमन घटेलवाल। इसका कहना है द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ नॉर्थ, और नीचे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई हुई है। इसको देखिए, ये है समीर। इसने अपने ट्वीट में लिखा है यूपी पुलिस, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ का जो इमोजी होता है वो लगाया हुआ है, और इसने अब नीचे मीम लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ की पिक्चर लगाते हुए। उसमें लिखा है, सोच रहा हूँ अपनी स्क्रिप्ट ऑस्कर्स के लिए भेज दूं। यानी कि इनका भी ये मानना है कि ये जो भी हत्या की साजिश रची गई है, जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिखी गई है। इसका क्या मतलब समझा जाए? ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे न जाने कितने ट्वीट्स भरे पड़े हैं और न जाने कितने ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बात अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की नहीं है। यहाँ पर बात है हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या की। इतनी पुलिस होने के बावजूद भी जिस तरह इस हत्या को अंजाम दिया गया, यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर पुलिस हत्यारों को रोकने में बिल्कुल नाकाम रही, या फिर यूँ कहिए कि रोकने की कोशिश तक भी नहीं की गई। जैसे ही पहला फायर हुआ पुलिस खुद भाग गई। वो पुलिस जिनके खुद के पास हथियार होते हैं, वो हत्यारों के एक फायर से डरकर दूर भाग गई। अब आप खुद सोचिए, वहाँ पर सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ ही नहीं थे, वहाँ पर पत्रकार भी थे, वहाँ पर आम जनता भी थी। उन लोगों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा पुलिस का था। इस पूरे कांड में जो यूपी का प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो यूपी पुलिस है वो पूरी तरीके से कमजोर नजर आई है। आप एक बात बताइए ना, जो अतीक अहमद था उसको तो वैसे भी कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई ही जा चुकी थी, उसको तो वैसे भी सजा भुगतनी ही थी। लेकिन इस तरीके से हत्या कर देना, ये हमारे लोकतंत्र और हमारे अधिकारों के सख्त खिलाफ है। शायद ये हत्याकांड इसलिए भी कराया गया हो कि अगर अतीक अहमद जिंदा रहता तो न जाने कितने सफेद पोशों के राज खोल देता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी, क्योंकि वो भी बड़े बड़े सफेद पोशों के राज खोल सकता था। पुलिस तो पूरी तरीके से इन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन इन अपराधियों ने हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाते हुए खुद का सरेंडर कर दिया। और बाद में उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि पुलिस ज्यादा थी इसलिए हम भाग नहीं पाए, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक भी नहीं की। आप खुद देखिए इस पिक्चर में, आगे वाला बंदा शूट कर रहा है और पुलिस उसकी कमर पकड़ रही है पीछे से। यहाँ पुलिस को अपने हथियार निकालकर उसको शूट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पुलिस ने रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। सिर्फ यहाँ पर दिखावा हो रहा है। पूरी हत्या को अंजाम देने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब जय श्री राम का नारा उत्तर प्रदेश में अपराधियों का लाइसेंस बन चुका है। मेरा मोबाइल देखो देखो। जय श्री राम, जय श्री राम, भाई उठा रहे हैं भाई है नहीं दो, भाई अभी छोड़ दो सर, छोड़ दो अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जय श्री राम के नारे लगाते हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम अपराध करते हैं। अब क्या ऐसे अपराधियों के नाम से हमारा हिंदू धर्म जाना जाएगा, पहचाना जाएगा? क्या अब ऐसे लोग ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के आदर्श बनेंगे? क्या ये ही धर्म रक्षक बनेंगे? पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अतीक अहमद और अशरफ को अस्पताल तक ले जाया जा रहा था तो उनकी सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्यों वहां पर पत्रकारों को आने दिया गया?
क्योंकि जो हत्यारे आए थे वो भी पत्रकार बनकर ही आए थे। उनके गले में भी बैज था और हाथ में माइक था। ये यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सवाल अब से नहीं है, ये सवाल पहले से उठता आ रहा है। चाहे हाथरस का केस ले लो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का केस ले लो, या फिर मोनू मिश्रा ने जिस तरीके से किसानों को अपनी गाड़ी तले रौंदा उस केस को ले लो। वहाँ पर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं। अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई है वो पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ हुई है और किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने वो हत्या करवाई है। ये कैसे पता चलता है? इसके बहुत सारे कारण हैं जिससे ये चीज सामने आती है। पहला कि जो तीनों हत्यारे थे ये पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये तीनों सिर्फ एक प्यादे थे, एक प्यादे की तरह काम कर रहे थे और ऊपर जो असली व्यक्ति है जिसने ये कांड करवाया है वो कोई और है। दूसरा, जो पिस्टल इन लोगों ने यूज की है वो पिस्टल ये लोग खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। वो पिस्टल इनको प्रोवाइड कराई गई है ये कांड करवाने के लिए, जिसमें इतनी सारी गोलियां एक साथ दागी जा सके। तीसरा, जिन लोगों ने ये हत्या की वो पहले से ही प्रयागराज में 2 दिन से किसी होटल में रुके हुए थे, यानी कि ये सारी प्लानिंग पहले से चल रही थी और वो जिस दिन हत्या हुई है उससे एक दिन पहले रेकी भी कर रहे थे उनकी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि इन तीनों लोगों को स्पेशली बुलाया गया है सिर्फ इसी काम के लिए, सिर्फ ये हत्या करने के लिए इनको स्पेशल हायर किया गया है। लेकिन किसने हायर किया है ये कोई नहीं जानता। इस हत्या में पुलिस के किरदार पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्यों? पहली बात, क्योंकि पुलिस ने हत्यारों को रोकने की कोशिश तक भी नहीं की, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरा, शनिवार को अतीक अहमद की हत्या हुई, रविवार को अंतिम क्रिया हुई और सोमवार को जो हत्यारे थे उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी कि पुलिस ने जरूरत भी महसूस नहीं की कि उनसे कोई पूछताछ की जाए। सिर्फ हत्यारों का इतना कह देना कि अतीक को मारकर हमने अपना नाम करने की कोशिश की है, इतना ही पुलिस के लिए काफी था। पुलिस ने कोई जरूरत ही नहीं समझी कुछ और पूछने की। जब कोई अपराध होता है तो पुलिस जो अपराधी होता है कोर्ट की इजाजत से उसको अपनी कस्टडी में रखते हैं ताकि उससे पूछताछ कर सके, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कोई जरूरत नहीं समझी कुछ भी पूछताछ करने की। इस चीज का अंदाजा अतीक अहमद और अशरफ को पहले से था कि उनकी किसी भी समय हत्या की जा सकती है या फिर एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी भी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि ये पुलिस कस्टडी में है तो इनकी सिक्योरिटी का जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पुलिस की है। इस हत्या की जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं उससे पुलिस पर सवाल उठते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार पर भी सवाल उठते हैं और भाजपा के वो नेता जो इस हत्या पर खुश हो रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। अगर एनकाउंटर और हत्या से ही सारे फैसले हो सकते हैं तो फिर साइड रख दीजिए कोर्ट को, बंद कर दीजिए न्यायपालिका। क्या जरूरत है इनकी? क्या जरूरत है कानून व्यवस्था की? क्या जरूरत है हमारे देश में पुलिस प्रशासन की, जब सारे फैसले खुद ही करने हैं, एनकाउंटर से ही करने हैं या फिर हत्या से ही करने हैं? आप खुद सोचिए कि अगर आने वाले समय में आपके ऊपर कोई मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दे तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे ना कि आप कोर्ट में जाएं, आपको एक अच्छा वकील मिले जो आपका केस लड़े और आप उस केस को जीतकर अपने ऊपर से वो इल्जाम हटा दें। लेकिन सोचिए अगर न्यायिक व्यवस्था ना होकर सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए, पुलिस आए और बिना आपसे कुछ पूछे आपको सीधा शूट कर दे, तो क्या वो ठीक रहेगा? नहीं, वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और लोकतंत्र के खिलाफ होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी कार्रवाई हो वो हमारे कानून के हिसाब से हो, ना कि सीधा एनकाउंटर हो। लोकतंत्र को किस तरीके से रौंदा जा रहा है ये समझने की जरूरत है। सरकार को अडानी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब जो सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया उस पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इन्हीं चीजों को दबाने के लिए, इनसे ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। विपक्ष को भी दबाया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, इन लोगों को जेल पहुंचाने की पूरी नींव तैयार की जा रही है। आगे आने वाले समय में लोकतंत्र शर्मसार होता रहेगा और हम उसे राम राज्य का नाम देते रहेंगे। सिर्फ इसीलिए किसी हत्या का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो एक विशेष धर्म से बिलोंग करता है। ये हमारे अधिकारों की हत्या है। अतीक अहमद और अशरफ को इस बात का अंदाजा तो था कि उनकी हत्या की जा सकती है या उनका एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक चिट्ठी लिखकर तैयार कर रखी थी जो कि उन्होंने अपने परिवार के पास रखवाई हुई थी और उन्होंने अपने वकील से ये कहा था कि अगर हमारी हत्या हो जाती है तो ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और
यूपी के योगी आदित्यनाथ को जरूर सौंपी जाए। और उनके वकील ने वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचा दी है। अब उस चिट्ठी में क्या है, इस बात का खुलासा होना बाकी है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि उन चिट्ठियों में ऐसा क्या है, क्या राज है जो कि अतीक अहमद और अशरफ बताना चाहते थे। इस हत्याकांड के बाद जनता 3 हिस्सों में बट गई है। पहला, जो इस कांड से खुश हैं, जो इस हत्या से खुश हैं। दूसरा, जो इस हत्या को जायज ठहरा रहे हैं, जो इसको सही समझते हैं। और तीसरे, वो जो इस हत्या का विरोध कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि ये हत्या हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। अगर आप उस भीड़ में शामिल हैं जो कि इस हत्या के बाद बहुत खुश हैं, तो संभल जाइए, आपको संभलने की जरूरत है। आने वाले समय में ये लोग हमारे घरों में घुसेंगे, राह चलते मारपीट करेंगे, गोली मार देंगे, और जैसा चल रहा है उस हिसाब से पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो आप सोच लीजिए कि आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं। आपके हिंदू हृदय सम्राट आपके सारे अधिकार खत्म कर देंगे, और जब खाने को मांगोगे तो आपकी छाती पर चढ़कर आपके मुंह में गोबर ठूस देंगे और गौमूत्र पिलाएंगे, और आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरे हिसाब से अतीक अहमद और अशरफ का दी एंड का मतलब है हमारी कानून व्यवस्था का दी एंड। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।